सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों के डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट अति उत्तरीय क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 81 से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम आपका लास्ट पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जितने भी अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन हैं पवन सीरीज के सभी खत्म हो जाएंगे और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी राजन सीरीज, पूरी की पूरी पवन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता है कि सारे नोट्स मैंने बनवा दिए हैं, फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के, थर्ड पेपर के, सारा पढ़ा लिखा खत्म कर दिया है। उसके बाद ही मैं सीरीज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों की तैयारी बेहतर हो दोस्तों, इसीलिए इस तरीके से हम एक स्ट्रेटेजी से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। और आपको जहाँ कहीं किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट में से 5 पढ़ा के खत्म कर चुके हैं हम। इंग्लिश की, मैथ की और इसके अलावा शांति शिक्षा की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आप उनको भी अटेंड करिए। तो आपके 8 के 8 सब्जेक्ट एग्जाम से काफी पहले हम खत्म कर देते हैं सही समय पर। तो आप लोग चैनल से बने रहिए दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। दोस्तों, यहाँ पर श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण क्या है? देखिए, अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्त होना ही इसका मुख्य कारण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, एड्स किस विषाणु के द्वारा फैलता है? 2020 में देखिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एड्स का पूरा नाम और एड्स किस विषाणु के कारण फैलता है। तो यह रोग HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म है। तो HIV का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का भी फुल फॉर्म आप याद रखिए। और एड्स किस विषाणु के कारण फैलता है? तो HIV विषाणु के कारण फैलता है। अब देखिए, इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इनकी धीरे धीरे क्या होती है, शरीर में कमी हो जाती है। इसी के कारण कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, एड्स के लक्षण क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले है भूख न लगना, शरीर के वजन में कमी होना, ज्वर यानी कि बुखार रहना, त्वचा पर ददोरियां पड़ना, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, एड्स का पता कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों, एलिसा परीक्षण के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि एड्स का परीक्षण हम कैसे करते हैं? तो एलिसा परीक्षण। तो एड्स का पता हम कैसे लगाते हैं? एलिसा परीक्षण के द्वारा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, एड्स का क्या तात्पर्य? तो यह एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्तीकरण है। क्वेश्चन नंबर 86 है, HIV की रोग जनकता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, HIV की लक्ष्य कोशिकाएं यानी कि टारगेट सेल्स मुख्यतः T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, अर्थात HIV मुख्य रूप से T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। इन T4 लिम्फोसाइट्स में पहुंचने के बाद वायरस के आवरण तथा प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है। इसके बाद वायरस का प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके RNA सूत्र का DNA के सूत्र में परिवर्तन उत्प्रेरित करता है। अब यही एंजाइम DNA के सूत्र का द्विसूत्रीय DNA अणु में परिवर्तन का उत्प्रेक्षण करता है। यह द्विसूत्रीय DNA अणु पूर्व वायरस के रूप में पोषण कोशिका यानी कि T4 लिम्फोसाइट्स के DNA में समाविष्टि हो जाता है। अंततः संक्रमित T4 लिम्फोसाइट अपघटित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी कि उसके जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, यानी कि उनकी संख्या कम होने लगती है और इस वजह से उस व्यक्ति को HIV रोग हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? अभी आपने देखा एड्स का विषाणु HIV है और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। क्वेश्चन नंबर 88 है, एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? देखिए, निदानात्मक परीक्षण इसका क्या होता है?
HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना। इसके लिए सामान्यतः दो जांचें होती हैं, एक एलिसा और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट। तो मुख्यतः एग्जाम में एलिसा परीक्षण बार बार पूछता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए वायरस को अलग कर पता लगाना। इसके बाद है म्यूरेक्स, एड्स, HIV। इसके अलावा वन परीक्षण, यह भी इसका नाम है। इसके बाद देखिए संपूर्ण कोशिका, T4 कोशिका, T8 कोशिका की गणना करना, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स की स्थिति का पता लगाने हेतु ये सब जांचें की जाती हैं। जब किसी व्यक्ति को एड्स का पता लगाना होता है कि उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं, तो ये जांचें मुख्यतः की जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना होता है? तो इसका 2 से 5 माह। क्वेश्चन नंबर 90 है, हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य का यकृत खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, फिटकरी का क्या उपयोग है? फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं या फर्स्ट एड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम बताइए। दोस्तों ये आपको जरूर याद रखना कि फर्स्ट एड बॉक्स में या प्राथमिक उपचार किट जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो रुई, इसके अलावा पट्टियां, कैंची, डिटॉल एवं लोशन आदि। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी, बुखार के अलावा कुछ ऐसी दवाइयां जो व्यक्ति का दर्द कम कर पाए, वो भी आप रख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, सुरक्षा से आपका क्या आशय है बताइए। सुरक्षा का सीधा अर्थ बचाव से होता है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य चीज से डर, खतरा या असावधानी महसूस होती है तो वह उससे अपने आप को सुरक्षित करने के हर संभव प्रयत्न करता है। यही प्रयत्न सुरक्षा को परिभाषित करते हैं या उसके अर्थ को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपचार किट जो होती है, यानी कि आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यानी कि इसी में रुइयां होती हैं, इसी में दवाइयां होती हैं, इसी में डिटॉल, लोशन, ये सब चीजें होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 96, प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताइए। तो सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि अवरुद्ध हो गई है तो, और दूसरा है इसके बाद जहां जहां रक्तस्राव हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, कुछ घरेलू औषधियों के नाम बताइए। तो घरेलू औषधियों में है फिटकरी, आयोडेक्स, बोरिक पाउडर, ग्लूकोज, नौसादर। ये सभी चीजें लगभग हर एक घर में स्थित होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व होता है? तो दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? तो कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ देना चाहिए। घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरह धोएं। फिर घाव को एक सूखी निर्जीमित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें। काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह न लगाएं। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाएं। दोस्तों किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो आपको पता है कि रेबीज रोग हो जाता है कुत्ते काटने से, अगर इलाज ना हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जैसे ही कुत्ते ने काटा, आप कोशिश यही करनी है किसी भी तरीके से उसको हम पहले उस घाव को अच्छे से साफ करें, धुलें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। यानी कि रेबीज के जब उसको लगा, ठीक है, इसका इंजेक्शन, तो इस तरीके से जो व्यक्ति है उसकी रक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति की उस रोग से सुरक्षा हो सके। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस का भी क्या लग रहा है? वैक्सीन लग रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों के टीके अब बच्चों को बचपन में ही लगने लगे हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हुआ, इस तरीके के टीके। तो इस तरीके से कुत्ते के काटने पर भी बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जाकर के तुरंत लगवाए सुई, यानी कि व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी है रेबीज से। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ने पर
व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। चलिए देखते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को निम्न प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। पहला है मुंह से निकलने वाला झाग पोंछ देना है। दूसरा है हाथ पैर झपकने की दशा में ध्यान रखें कि किसी चीज से उसका कोई अंग जख्मी ना हो जाए। तीसरा है अगर उसके मुंह में नकली दांत हो और अगर निकालना संभव हो तो निकाल दें, या निकलना संभव हो तो उसको निकाल दें उस दांत को। हालांकि यह असंभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े कसे रखता है और बलपूर्वक निकालना उचित नहीं है। चौथा है पास की खतरनाक वस्तु जैसे कि आग, पानी तथा चलती मशीन से बचाव करना चाहिए उस व्यक्ति का। इसके अलावा है दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से लिटा देना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। तो आपको पता है दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है और इसकी दिशा में और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक ही दिशा में बहती है। तो दिष्ट धारा यानी कि वह धारा जो एक ही दिशा में बहती है जिसकी दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आपको पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यानी कि अल्टरनेटिव करंट होती है यानी कि जो एसी होती है उसमें दिशा में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ। जबकि जो डीसी करंट होती है इसमें दिशा में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे दिष्ट धारा कहते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि मनुष्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। तो जिसका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, जिन तत्वों का, उन्हीं का हम इससे क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, एड्स का पूरा नाम 2016 में देखिए पूछा गया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं आपको पता है, और ये हमेशा N to S जाती हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है। तो I बराबर Q अपॉन T। आपको पता है 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम है और T की वैल्यू 1 सेकेंड है तो यहाँ पर हो गया जो धारा है वो कितनी हो गई, 1 एम्पियर हो गई। तो इस तरीके से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, हम 1 एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर के जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, देखिए 2018 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है। दो सुचालक यानी कि विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। इसका आंसर हम सभी को पता है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या विद्युत के सुचालक है। और कुचालक कौन है, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। सूखी लकड़ी की बात की गई है यहाँ पर, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, 2017 में पूछा गया है। तो देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करिए। तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों सबसे आसान परिभाषा मैंने आपको बार बार बताई है, किसी भी तत्व या परमाणु की वह क्षमता जिससे वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वही क्या होती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। इसीलिए बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है ताकि उन्हें कभी भी ये रोग ना हो भविष्य में।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। दोस्तों, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद करके निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर आदि। जबकि अयस्क अयस्क सैलों का उन सैलों का अयस्क या उन सैलों को हम ओर या अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि सभी खनिज क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव होगा। आपको अच्छे से पता है, हमेशा सांस लेने के लिए हम सांस पर ही जिंदा हैं, और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं। अगर अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, यानी कि ना तो कोई जीव जंतु रह पाएगा पृथ्वी पर। तो इस तरीके से यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषीय स्तरों के जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधों पर डिपेंड है। वो पेड़ पौधों को नहीं अगर खाने को पाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो जो उनको खाने वाले हैं वो क्या खाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता है, जैसे कि पता है कि जो टिड्डा होता है वो पेड़ पौधों को खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उस टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। तो इस तरीके से एक श्रृंखला बनी हुई है। इसमें से अगर एक भी कड़ी टूटती है तो क्या हो जाएगा, पूरी श्रृंखला का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I बराबर Q/T। तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। दोस्तों, अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशी, नरों में निपल्स, ये सब क्या है, ये सब मनुष्यों के क्या है, अवशेषी अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, समजात अंग किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से बताइए। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, जैसे कि चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, जबकि मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, हाथ होगा, साथ नहीं। तो देखने में और उत्पत्ति में या रचना में तो समान होते हैं। समजात अंग वे होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में तो समान होते हैं, उत्पत्ति में और संरचना में समान होते हैं, लेकिन काम में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। I बराबर Q/T आपको पता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसीलिए एक बार फिर से 60 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 3600 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हमें सेकंड में आपको पता है I बराबर Q/T में जो T है उस सेकंड में चाहिए हमें, और Q कूलाम में चाहिए, और I एम्पियर में चाहिए। तो I एम्पियर में दिया हुआ, तो इस तरीके से आपको पता I बराबर Q/T। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Q बराबर I इंटू T कर सकते हैं। और I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देखिए I 5 एम्पियर है धारा, और T यहाँ पर 3600 सेकंड, गुणा करेंगे तो ये 18,000 कूलाम आ जाएगा। यहाँ पर कूलाम आपको लिखना पड़ेगा मात्रक। तो इस तरीके से यहाँ पर 18,000 कूलाम इस परिपथ में आवेश उत्पन्न होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखिए। दोस्तों, परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, और इन्हें कहाँ रखा गया है, तो इन्हें बाहर नीचे रखा गया है आवर्त सारणी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि एड्स विषाणु के कारण शरीर की बाहरी संक्रमणों से बचाने वाली कोशिकाओं लिम्फोसाइट्स T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि वे जंतु जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, तो वे सर्वाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है, लिखिए। प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है जो रेशे की भांति होती है।
अनेक फाइब्रिन की रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिका यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता होती है? लिखिए, सांद्रण की समान दो विधियां भी बताइए। तो अयस्क का सांद्रण अयस्क का प्राथमिक उपचार होता है। इसमें अशुद्धियों जैसे कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग किया जाता है। इसकी कुछ विधियां आपको पता है कि जो सांद्रण की विधियां हैं, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, सभी को मैंने फिगर बना करके समझा करके आप लोगों को पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट करिए दोस्तों। तो विद्युत धारा आपको पता है I बराबर Q अपॉन T। आवेश प्रवाह की दर ही क्या होती है? विद्युत धारा होती है। किसी भी चालक में प्रति सेकंड आवेश जो प्रवाह होता है या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को ही क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से होती है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये भी आपको पता है। तो इस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर आपने सभी क्वेश्चंस को कर लिया। टोटल 123 क्वेश्चन यहाँ पर थे। सभी के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन और सभी के सभी अतिलघुत्तीय क्वेश्चन भी आपके पवन सीरीज की भी कंप्लीट हो गई। राजन सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। तो आपके साइंस में पूरे का पूरा आपका सिलेबस मैंने पढ़ा दिया हैंड रिटन नोट्स में। आपका राजन सीरीज, पवन सीरीज भी पढ़ा दिया। अब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। इस तरीके से आपका साइंस पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो जाए, अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को पता चले कि आपके सभी विषयों की तैयारी यहाँ पर बेहतर कराई जा रही है और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप सभी लोगों के एग्जाम में बेहतर नंबर आए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा जिस पर आप सब्सक्राइब का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।